ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। कुछ समय बाद हम फ्रंटेरा मैंशन में देखते हैं सभी क्वीन के साथ बैठे हुए होते हैं। क्वीन चाय पीकर कहती है, ये चाय तो सच में टेस्टी है, तुम्हें इसके लीव्स कहाँ से मिले हैं मदर? मार्बेला कहती है, वो टी, असल में बात ये है मैंने उसे सच में नहीं चुराया है। आर्कस फ्रंटेरा कहता है, मार्बेला अपने आप को संभालो, क्वीन को इससे गलत आइडिया लग जाएगा। मैं वो हूँ जिसने इसको चुराया था, प्लीज आप मुझे मार दीजिए। मार्बेला कहती है, आर्कस क्या तुमने ये चोरी किया था? लॉयड कहता है, आप लोग अपने आप को संभालो, यूर मेजेस्टी मैं आपको सब कुछ क्लियरली बता दूंगा। क्वीन कहती है, क्या तुम सब कुछ बता दोगे? तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरे साथ शादी कर चुके हो, ये एक नाटक था। आर्कस और मार्बेला सोचते हैं, क्या शादी, वो भी झूठी? जो सोचकर वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। लॉर्ड कहता है, काउंटर काउंट्रेस आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। असल में बात ये है, मैंने ये कहा था कि हम दोनों ने शादी कर ली है। जिसको सुनकर मार्बेला और आर्कस फिर से बेहोश हो जाते हैं। लॉर्ड जेवियर को कहता है, तुम आखिरकार क्या सोच रहे थे? तुमने क्वीन को यहाँ पर क्यों लाया? जल्दी से मेरी मदद करो। तभी जेवियर लॉर्ड को देखकर अनजान मार देता है। क्वीन कहती है, अब मैं जोक्स बोलना छोड़ देती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सच बता दूंगी। आपके बेटे ने किंगडम के एक ट्रेजर को ले लिया था, और जो ट्रेजर उसने लिया था वो हमें ग्रेट फाउंडिंग ड्रैगन टिरानस ने मेजेंटानो फैमिली को दिया था। जब ड्रैगन टिरानस लॉर्ड फ्रंटेरा से मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि तुम इस चीज को कैसे ले सकते हो, तुम तो रॉयल फैमिली के भी नहीं हो। तब लॉर्ड ने ये झूठ कहा था कि वो एक रॉयल है क्योंकि उसने मुझसे शादी कर ली है। मार्बेला और आर्कस सोचते हैं, ये प्रॉब्लम तो उससे भी बड़ी है जितना कि हमने सोचा था। क्वीन कहती है, जैसे कि उसने ड्रैगन के साथ झूठ कहा है तो उसे किसी तरह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी आर्कस कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस गलती के लिए डेथ भी कम पड़ जाएगी। लेकिन लॉर्ड फ्रंटेरा, ये यंग मैन, ये मेरा प्रीशियस बेटा है, इसकी जगह आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। लॉर्ड सोचता है, क्या? तभी मार्बेला भी कहती है, प्लीज आप उसकी गलती के लिए हमारी लाइफ को ले सकती हैं। लॉर्ड सोचता है, ये लोग आखिरकार क्या बात कर रहे हैं? जिसके बाद वो चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। और वो सोचता है, मैं असल में आपका बेटा नहीं हूँ। लॉर्ड क्वीन को कहता है, इन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, यहाँ की पूरी गलती मेरी है, मैंने सब कुछ किया है। आर्कस कहता है, आगे से हट जाओ, पेरेंट्स को अपनी चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। लॉर्ड कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो सच में आपका। तभी क्वीन बात को काटते हुए कहती है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी एनर्जी आ चुकी है। मैंने तो ये सुना था कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो गया है और तुम जीने की उम्मीद खो बैठे हो। लेकिन जैसे कि मैंने सोचा था, अगर तुम्हें कोई काम करना है और वो तुम्हारे आगे है तो तुम किसी भी तरह उस काम को कर लोगे। और जब मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए कहा तो मैंने यहाँ पर यह कहने की कोशिश नहीं की कि मुझे यहाँ पर किसी की लाइफ चाहिए। मेरा कहने का असली मतलब ये था, जैसे कि हमारी शादी एक झूठ था, क्यों ना हम मिलकर उसे सच कर दें। जिसको सुनने के बाद लॉर्ड का दिमाग फिर से बंद हो जाता है। क्वीन कहती है, तुम मुझसे शादी कर मेरे रॉयल कॉन्सर्ट बन जाओगे, मैं तुम्हारे पूरे एबिलिटीज को तुम्हारे लिमिट तक पुश कर पाऊंगी, जो हमारे किंगडम और मेरे लिए अच्छा होगा। लॉर्ड कहता है, नहीं, इस ऑफर के लिए आपका शुक्रिया। क्वीन कहती है, तुमने तो एकदम से ना कह दिया है। लॉर्ड कहता है, क्योंकि मुझे आपका आइडिया अच्छा नहीं लगा। क्वीन कहती है, तुम्हें मेरा आइडिया क्यों अच्छा नहीं लगा? लॉर्ड कहता है, क्योंकि आप मुझे ओवरवर्क कराओगी। क्वीन कहती है, लेकिन वो बात तो सही है और मुझे ये पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, तो चलो फिर इसे ऐसे सेटल करते हैं। एंजल ने यहाँ पर एक रेवलेशन दिया था जिसमें यह था कि हम तुम्हें आई ऑफ समर दे दें तो तुम्हें मेजेंटानो आकर सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के फाइट को रोकना होगा। लॉर्ड सोचता है, क्या एक रेवलेशन हो चुकी है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है। तभी लॉर्ड जेवियर को देखता है, लेकिन जेवियर लॉर्ड को देखकर अनजान मार देता है। लॉर्ड सोचता है, मैं इसके आगे कोई भी रास्ते को नहीं देख पाया और मैं डिप्रेस होते गया।
मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि मुझे ही रास्ता निकालना होगा, लेकिन मैं सच में बुद्धू था। ये बस मेरी अकेले की ही बात नहीं है, ये ऐसी चीज है जो हम सबको मिलकर करना है। लॉयड कहता है, यूर मैजेस्टी, आप चिंता मत करिए, मैं लॉयड फ्रंटेरा इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लॉयड सोचता है, अगर हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर भी हम एक सोल्यूशन को ढूंढ लेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज हमें आई ऑफ समर को लेना होगा और मुझे पहले अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। उसके बाद मैं अपने मदर और फादर को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तभी क्वीन लॉर्ड के मॉम डैड को देखती है। काउंट और काउंट्रेस क्वीन को देखकर चौंक जाते हैं। क्वीन कहती है, आपसे फिर मुलाकात होगी मदर फादर, जिसके साथ ही हम मजेंटानो पैलेस में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या होगा अगर हम रिविलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो किंगडम पर कर्ज आ जाए। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, लेकिन ये बात तो एंजल ने नहीं की है। एग्जीक्यूटिव कहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम के बारे में एंजल ने नहीं किया है। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या तुम इस पूरे किंगडम को बर्बाद करना चाहते हो? तभी एक एग्जीक्यूटिव दूसरे एग्जीक्यूटिव को वहाँ पर गिरा देता है। एग्जीक्यूटिव कहता है, वो लॉर्ड फ्रंटेरा हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम्स लाता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, हाँ, लॉर्ड की वजह से ही ये हुआ है। तभी लॉर्ड दरवाजा खोलकर कहता है, क्या किसी ने मुझे याद किया? जिसके बाद हम मजेंटानो के ट्रायल रूम में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कहता है, नोबल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग को अभी स्टार्ट किया जा रहा है और हम यहाँ पर एंजल के रेवलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तभी एक एग्जीक्यूटिव अपना हाथ उठाता है। पहला एग्जीक्यूटिव कहता है, काउंट अल्टिस, अपोजिशन से आप बात कर सकते हैं। काउंट अल्टिस कहता है, ये मीटिंग के नाम में समराई क्यों नहीं है? एग्जीक्यूटिव कहता है, नोबल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग को अभी स्टार्ट किया जा रहा है और हम यहाँ पर एंजल के रिवलेशन और समराई के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें उस पर काम करना है या नहीं। तभी दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? एग्जीक्यूटिव कहता है, काउंट लॉरेंस, आप सपोर्टिंग साइड से हैं, प्लीज पहले अपने हाथ को उठाइए फिर बात कीजिए। तभी काउंट लॉरेंस अपने हाथ को उठाता है। एग्जीक्यूटिव कहता है, काउंट लॉरेंस सपोर्टिंग साइड के, आप बात कर सकते हैं। काउंट लॉरेंस कहता है, हम ऐसे छोटे बातों पर मीटिंग का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम जल्दी से इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में बात करते हैं। हमें नोबल असेंबली इमरजेंसी मीटिंग के टाइटल पर ग्रेड भी लगाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कहता है, नोबल असेंबली इमरजेंसी ग्रेड मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। काउंट अल्टिस कहता है, लेकिन तुमने ग्रेड को मीटिंग के पहले क्यों लगाया है? एग्जीक्यूटिव कहता है, ग्रेट नोबल असेंबली इमरजेंसी मीटिंग अब से शुरू होती है। काउंट अल्टस कहता है, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये काम कितना ज्यादा अर्जेंट है? हमें इसे ऐसे ही कहना चाहिए, ग्रेट इमरजेंसी। तभी दूसरे काउंट्स कहते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये मीटिंग छोटी है? तुम कितने रूड हो। ग्रेट मीटिंग सुनकर तुम्हें ये ऑकवर्ड नहीं दिख रहा है? दूसरा काउंट कहता है, तुम इस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो, ग्रेट मीटिंग सुनने में ही स्ट्रेंज दिखता है। तभी काउंट कहता है, मैं अपोजिशन को अपोज करता हूँ क्योंकि वो अपने अपोजिशन को ही अपोज कर रहा है। दूसरा काउंट कहता है, मैं भी तुम्हारे स्टेटमेंट को अपोज करता हूँ। पहला काउंट कहता है, अगर तुम मेरे अपोजिशन को अपोज करते हो तो मैं भी तुमसे अपोज करता हूँ। पागल हो गया। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, सभी शांत हो जाओ, ये मीटिंग का टाइटल ही गलत है क्योंकि हमने इस मीटिंग के नाम पर समराई को यूज ही नहीं किया है। चलो बताओ कि अब हम क्या करें। काउंट कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे किंगडम को इंसल्ट करते हो। एग्जीक्यूटिव कहता है, लेकिन मैंने इंसल्ट कब की है? हम सब लॉर्ड की फीलिंग को समझ सकते हैं। लॉर्ड सोचता है, इन सब की वजह से इन सबको मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। जिसके बाद हम रात में देखते हैं, एग्जीक्यूटिव कहता है, फर्स्ट ग्रेट नोबल असेंबली एक्सट्रीम इमरजेंसी रॉयल मीटिंग को हम शुरू करते हैं। इस मीटिंग में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो एंजल का रिवलेशन है, जिसमें हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि हमें यंग मिटीरियस लॉयड फ्रंटेरा को डिवाइन गिफ्ट आई ऑफ समर देना होगा, और जो टाइम हमने इस पोलाइट मीटिंग के लिए डेडिकेट किया है। और इस मीटिंग में हम ये देखेंगे कि हमें एंजल के इंस्ट्रक्शंस को यूज करना है या नहीं। ड्यूक टॉस्कैनो कहता है, अगर एक एंजल ने इसे कहा है तो हमें इसे पक्का करना होगा। एग्जीक्यूटिव कहता है, ड्यूक टॉस्कैनो, तुम्हें बात करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी ज्यादा आवाज में बात कर सकता है वो अभी बात कर सकता है।
ड्रूक टॉस्कैनो कहता है अगर एक एंजल ने हमें ये करने के लिए कहा है तो हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। ये हेवन का विल है, हमें डिवाइन गिफ्ट को लॉर्ड फ्रेंटेरा को देना होगा। तभी वहाँ के दूसरे काउंट्स कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, क्या हम हमारी कंट्री को एनिमीज को दे दें? दूसरा काउंट कहता है ऐसा लगता है कि तुमने ब्राइब ली है, पहले हमें उसे चेक करना चाहिए। तीसरा काउंट कहता है कि हम लॉर्ड पर भरोसा कर सकते हैं। तभी काउंट लॉरेंस कहता है चलो कहते हैं कि क्वीन ने आई ऑफ समर को लॉर्ड को दे दिया है। लॉर्ड फ्रेंटेरा, क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो कि तुम आई ऑफ समर को इविल के लिए यूज नहीं करोगे? लॉर्ड कहता है जैसे कि मैं क्वीन का एक लॉयल सर्वेंट हूँ, मैं ऐसे काम को कभी भी नहीं करूँगा। दूसरा काउंट कहता है लेकिन हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? लॉर्ड कहता है अगर मुझे आई ऑफ समर मिल जाती है तो नेबरिंग कंट्रीज मैजेंटानो किंगडम को नीचा कर कर देखेंगे, जिसके बाद वो अपने किंगडम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं ऐसे चीज को एक्सेप्ट कर लूं। ऑपोजिशन पार्टी कहती है ये यंग मैन जो कह रहा है वो सही है, ऐसा लगता है कि हमें कंक्लूजन मिल चुका है, तो फिर ठीक है चलो घर चलते हैं। दूसरा काउंट कहता है हम डिनर के लिए क्या खाएंगे? लॉर्ड कहता है लेकिन अगर हम एंजल के रेवलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो किंगडम में कभी भी मिसफॉर्चून हो सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करने से रोकूं। काउंट्स कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, तुम जो भी कह रहे हो साफ साफ कह दो। सपोर्टिंग साइड कहती है एग्जैक्टली, जल्दी से उसे डिवाइन गिफ्ट दे दो। अपोजिंग टीम कहती है क्या डिवाइन आइटम तुम्हें खिलौना लगता है? अपोजिंग साइड कहता है सीधा बात करो, तुम क्या बात कर रहे हो? लॉर्ड कहता है ये बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, क्या मैं इसे एक्सेप्ट करूं या नहीं? लेकिन मेरे पास एक शानदार आइडिया है, हमें यहाँ पर किसी को भी ये बात पता नहीं है, अगर हम एंजल के बात को इग्नोर करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम अगर किंगडम से समराई को भी निकाल देते हैं तो किंगडम में इससे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हमारी नेशन की पावर कम हो जाएगी। और आखिरकार यही बात है, तो क्या होगा अगर किंगडम के पास समराई की जैसे ही दूसरी चीज हो, तब हमारे किंगडम के पास कोई भी रिस्क नहीं होगा और उसके बाद मैं समराई को ले सकता हूँ। काउंट आल्टस कहता है तुम किस वेपन के बारे में बात कर रहे हो? लॉर्ड कहता है पांटारा माउंटेन रेंज, वो माउंटेन रेंज जो मैजेंटानो किंगडम के साउथ वेस्ट को ब्लॉक करते हैं, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के माउंटेन्स बहुत ज्यादा शार्प है। और इस माउंटेन की वजह से अगर हम साउथ कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें कई सारे कंट्रीज को पार कर कर जाना होगा, जिसको करने के लिए हमें काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे। और ये ट्रेड को सिक्योर करने के लिए हमें छोटे नेशंस की मर्जी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं पैंटारा माउंटेन के पास से एक डायरेक्ट ट्रेड रूट को बना सकता हूँ, जिसके बाद हमारी कंट्री ईस्टर्न और वेस्टर्न नेशंस के लिए ट्रेड का सेंटर हो जाएगा, जिसके बाद टोल फीस से हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा जितना कि तुम सोच सकते हो। काउंट कहता है ये हमारे किंगडम की ऑनर की बात है। काउंट आल्टस कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बिजनेस स्कीम्स को हमारे ऊपर दिखा रहे हो। लॉर्ड कहता है लेकिन हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रेड रूट को मैनेज करने के लिए हमें कई सारे काम को करना होगा, जिसमें कई सारे बिजनेसेस होंगे और कई सारे बजट को सैंक्शन किया जाएगा। और मैं ये बात पक्के से कह सकता हूँ कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को नोबल असेंबली ही संभाल लेगी, है ना? तभी एग्जीक्यूटिव कहता है नोबल असेंबली के सभी काउंसिल मेंबर्स एग्री हो चुके हैं। जब लॉयड पैंटारा माउंटेन रेंज में जब एक ट्रेड रूट को बना देता है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम खुशी से लॉयड को समराई दे देंगे। लॉयड हंसते हुए कहता है ये सच में बहुत ज्यादा आसान था। जेवियर कहता है मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं, तुम तो कंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पॉलिटिक्स में स्किल्ड हो। लॉयड कहता है पॉलिटिक्स उतना हार्ड नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। जहाँ पर मैं रहता था ये वहाँ पर हर दिन होता था। पॉलिटिशियंस हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चल जाता है कि वो पैसे कमा सकते हैं तो वो सारे एकदम से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। जेवियर कहता है इसका मतलब ये है अगर हम रॉयल फंड्स को मैनेज करते हैं तो हमारे पास कहीं ज्यादा पावर आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि हर चीज मनी से कनेक्टेड है। लॉर्ड कहता है हाँ, किंगडम का हॉनर
और फेट मैटर नहीं करता है। जब तुम्हारे पास मनी हो तो वही चीज मैटर करती है। हम क्वीन के चैम्बर में देखते हैं, क्वीन कहती है, मैंने नोबल असेंबली के ओपिनियंस को सुना है। मैं इस बात पर अग्री कर तुम्हें कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन देती हूँ। लॉर्ड कहता है, यूर मैजेस्टी, आपका बहुत शुक्रिया। क्वीन कहती है, मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये है, क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम पैंटेरा माउंटेन के पास से एक ट्रेड रूट को बना सकते हैं? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने वहाँ पर कई सारे मेथड्स को यूज किया था। वहाँ के हार्श क्लाइमेट के वजह से हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जब भी हम वहाँ पर टनल्स को बनाते थे वो वहाँ पर कोलैप्स हो जाता है। लेकिन अगर हम वहाँ पर एक रास्ते को बना लेते हैं फिर भी वहाँ पर कोई भी पैदल नहीं जाएगा। लॉयड कहता है, वही तो की पॉइंट है, क्योंकि हम वहाँ पर ट्रेन से जाएंगे जहाँ पर हम क्रॉसिंग लूप ट्रैक को बनाएंगे और रेलवे सिस्टम को चलाएंगे। जब ब्रिटिश के लोगों को एनफ टी नहीं मिली थी तब उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि टी कल्टीवेशन करने के लिए हाईलैंड एरियाज आइडियल है, और उस माउंटेन रेंज को चढ़ने के लिए उन्होंने ट्रेन को बनाया था। और ट्रेन उस ट्रैक पर जाएगी जहाँ पर स्लोप होगा, जिसके बाद हम ट्रैक को स्विच कर देंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन पर लेकर चले जाएंगे। क्वीन कहती है, तुम हमेशा कुछ अलग कंस्ट्रक्शन आइडियाज को लाते हो, और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम इस ट्रेन को भी सक्सेसफुली बना लोगे, लेकिन उस ट्रेन को उस शार्प माउंटेन पीक्स पर बनाना सेफ होगा? लॉयड कहता है, वो पार्ट वहाँ पर डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम रूट को बनाने के लिए एक फ्लैट एरिया को देखेंगे। क्वीन कहती है, बहुत खूब। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, इनके पीक पे जो डीमंस का लैंड है तुम उसके बारे में क्या करोगे, और तुम वहाँ से ट्रेड रूट को कैसे फॉलो करोगे? लॉर्ड कहता है, मैं उसका रास्ता भी निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने एनिमे मानवा मोई को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है। जिसके बाद लॉर्ड और जेवियर योंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लॉर्ड कहता है, क्या तुम्हें डीमंस के बारे में कुछ भी पता है? जेवियर कहता है, मैंने तो बस उसकी बातें सुनी है, और मुझे उतना ही पता है जितना सबको पता है। लॉर्ड कहता है, मैं भी बस उतना ही जानना चाहता हूँ। जेवियर कहता है, लंबे समय पहले वहाँ पर डीमंस रहा करते थे, जिनके डिसेंडेंट्स पैंटेरा माउंटेन के रेंज में रहते थे, और वो जिस लैंड पर रहते हैं वो पूरे आइस के पिलरों से घिरा हुआ है, जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि उनकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा डरावनी होती है, और वो लोग इसीलिए डरावने हैं क्योंकि वो अपने आप को भी खा लेते हैं। लॉर्ड कहता है, क्या बस इतना ही? मैंने तो इस वर्ल्ड के बुक में भी इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के नोवेल में इसके बारे में कुछ भी मेंशन किया गया नहीं था। तभी योंग वहाँ पर तेजी से जाने लगता है। जेवियर कहता है, ये वही जगह है। लॉर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, ये देखने पर ही ऐसा महसूस होता है। जेवियर कहता है, ये लैंड डीमंस की है, क्रीडोस। यहाँ पर देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर जाना आसान होगा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई और मेथड है? लॉर्ड कहता है, तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए, हम वहाँ पर हमला कर देंगे, ये एक इन्वेजन है। जेवियर लॉर्ड को देखकर सोचता है, तुम सच में एक बुरे इंसान हो। लॉर्ड सोचता है, जैसे कि हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और हमारे पास उनसे लड़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने डीमंस के साथ और एंजल के साथ लड़ाई की है, तो ये डीमन से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। लॉर्ड कहता है, योंग हमला करो। जिसके बाद योंग उस टॉर्नेडो पर हमला कर देता है, और हम लॉर्ड और योंग को देखते हैं जो डीमन के टेरिटरी में आ जाते हैं। लॉर्ड कहता है, मैंने तो ये सोचा था कि ये डीमंस की जगह है तो ये डार्क होगा, लेकिन ये जगह तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉर्ड वहाँ देखो, डीमंस वहाँ हैं। डीमन रोते हुए कहती है, ये इंसान है, मुझे डर लग रहा है। लॉर्ड कहता है, रोना बंद करो, क्या तुम मुझे विलेन समझ रहे हो? लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, यहाँ पर रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। लेकिन डीमन लॉर्ड को देखकर भाग रही होती है। लॉर्ड कहता है, तुम मेरे से दूर क्यों भाग रही हो? जेवियर लॉर्ड को देखकर सोचता है, क्या सच में से ये बात पता नहीं है? तभी जेवियर को वहाँ पर किसी डीमन के आने का एहसास होता है, और हम देखते हैं जेवियर उस डीमन के अटैक को रोक देता है। लॉर्ड कहता है, वो क्या था? जेवियर कहता है, वो एक अडल्ट डीमन था जिसने हम पर अटैक किया है, और वो एक स्वॉर्ड मास्टर लेवल का अटैक था।
लॉयड कहता है, मिस्टर डीमन, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तभी हम लॉयड और जेवियर के पीछे देखते हैं, जहाँ पर कई सारे डीमंस मिलकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसके साथ ही हम ग्रैंड मास्टर जेवियर को देखते हैं, जो सारे डीमन के अटैक्स को रोक देता है। एक डीमन कहता है, हम डीमन क्वीन को सर्व करते हैं और यहाँ के लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, और हम हैं 8 हेवनली डीमन किंग्स। लॉयड कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि हेवनली किंग्स सिर्फ 4 होते हैं। तुम्हारे पीछे मैं और 2 डीमंस को नहीं देख पा रहा हूँ। डीमन कहता है, हम जितने ज्यादा होंगे तो इस लैंड को प्रोटेक्ट करने वाले भी उतने ही ज्यादा होंगे। लॉयड कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम सबके पास फार्मिंग टूल्स क्यों हैं? डीमन कहता है, मुझे ये बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, हमें छोड़कर यहाँ से चले जाओ इविल इंसान। लॉयड कहता है, तुम किसे इविल बुला रहे हो? वो तुम हो जिसके पास इविल हॉर्न्स हैं। जेवियर सोचता है, मैं यहाँ पर बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को होल्ड करना चाहिए। लॉयड कहता है, वो सारी बातों को छोड़ो, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करने आया हूँ। प्लीज मुझे अपने लीडर के पास लेकर जाओ। तभी डीमन कहती है, तुम यहाँ पर बात करने के लिए आए हो, लेकिन तुम यहाँ पर देखो, तुमने हमारे बच्चों को यहाँ तक डरा दिया है। लॉयड कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हे किड्स, सच सच बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है? लॉयड को देखकर छोटी डीमन और ज्यादा रोना शुरू कर देती है। डीमन कहता है, ए बदमाश इंसान, अब तू तो गया। तभी लॉयड वहाँ पर अपना गाना गाना शुरू कर देता है। डीमन रुक जाओ। जेवियर, जल्दी से उन्हें बेहोश कर दो। तभी हम जेवियर को देखते हैं, जो जल्दी से सारे डीमंस को बेहोश कर देता है। लॉयड कहता है, मैंने इसलिए कहा था कि हम शांत होकर बात करेंगे। छोटी डीमन कहती है, रेटोस प्लीज उठ जाओ। मिस्टर रेटोस, नीनो, अंकल स्कूबाल्ड, सभी खेलना बंद करो, प्लीज उठ जाओ। लेडोन, प्लीज उठ जाओ। आप सबने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि आज आप सब मेरे साथ स्ट्रॉबेरीज को तोड़ोगे। आप सबके सब झूठे हैं, आप मुझसे झूठ कह रहे थे। लॉयड सोचता है, मैंने आखिरकार यहाँ पर क्या किया है? ये डीमंस तो सच में अच्छे हैं, यहाँ पर कोई भी बुरा नहीं है। जेवियर कहता है, शुरू से आखिर तक यहाँ पे सबसे ज्यादा इविल तुम थे। छोटी डीमन कहती है, ह्यूमंस हमेशा गंदे होते हैं, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? जब भी तुम हमें देखते हो तुम हम पर अटैक कर देते हो, जिसके कारण हम चुपकर यहाँ पर हमारी जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन तुम एकदम से यहाँ पर आकर हमें फिर से बुली कर रहे हो। लॉयड सोचता है, अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। तो बात असल में ऐसी है, ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी रीजन से ह्यूमन से डरते हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर छुपकर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ के 8 डीमन किंग्स जो फार्मर के क्लोथ्स थे और इस फील्ड को चलाते हैं, क्योंकि वो फार्मिंग से अपने फूड को बना पाए। ऐसा लगता है कि डीमंस इंसान को खाते हैं, ये एक रूमर था। अभी एक बड़ी डीमन कहती है, ये बात एक रूमर नहीं है, हम सच में ह्यूमंस को खाते हैं। मैं डीमन क्वीन आटेन द 5th, मैं सारे डीमंस की लीडर हूँ। लॉयड सोचता है, क्या डीमन किंग मेरे अंदर के थॉट्स को पढ़ सकती है? जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, आप संभल कर रहना, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। छोटी डीमन कहती है, यूर मेजेस्टी, इन सबको पनिश कीजिए, ये बुरे ह्यूमंस हैं जिन्होंने 8 हेवनली डीमन किंग्स को भी मारा है। लॉयड कहता है, ये सुनने में आपको एक एक्सक्यूज दिख सकता है, लेकिन ये सच में ही एक एक्सक्यूज है। तभी आटेन द 5th कहती है, ऐसी बात नहीं है, वो इंटेंशनली 8 हेवनली किंग्स के साथ लड़ाई को रोक रहे थे, जिसके लिए उन्होंने उन सबको सुला दिया है, और वो सच में यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं। आर्टेंस कहती है, ऐसा लगता है कि तुम हमारे लैंड के पास से जाना चाहते हो, तो चलो हम इसकी डिस्कशन कैस्टल में जाकर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सभी योंग के ऊपर डीमन कैस्टल को जा रहे होते हैं। लॉयड सोचता है, क्या ये सच है कि वो ह्यूमंस को खाते हैं? लेकिन हम क्या कह सकते हैं, डीमंस तो आखिरकार डीमन होते हैं। लेकिन अगर जेवियर भी ऑन गार्ड हो जाए तब भी ये पूरे मैनकाइंड को कॉन्करर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग चुपकर क्यों रह रहे हैं, इससे कोई भी सेंस नहीं बनता है। आर्टेंस कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, क्या तुम लेफ्ट पर देख सकते हो? लॉर्ड कहता है, क्या लेफ्ट पर?
वाह, वो क्या है? वो सच में डरावना है। आर्टिस्ट कहती है वो क्रीडोस का स्टैचू है जो कई 1000 ईयर्स पहले हमारा डीमन किंग था। और हम पूरी क्रीडोस की स्टोरी को भी समझेंगे जो बहुत ज्यादा मजेदार है, जिसको मैं फ्यूचर में इस चैनल में डालने की कोशिश करूंगा। आर्टिस्ट कहती है हम पहले ह्यूमंस को खाते थे और जब हमें कोई भी ह्यूमन नहीं मिलता था तो हम खुद को ही खा लेते थे। और क्योंकि हम यहाँ के बेरन लैंड पर रहते थे तो हम यहाँ पर भूख से सफर करते थे, जिसके कारण हम ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला कर कर उन्हें खा लेते थे। लेकिन डीमन किंग क्रीडोस के आने के बाद हमने उस प्रैक्टिस को छोड़ दिया था और हमने उसके बदले फार्मिंग को शुरू कर दिया था। और उसके बाद से हमारे पूरे डिसेंडेंट्स फार्मिंग के साथ ही जी रहे हैं। और जो कोल्ड एयर बैरियर के एरिया के बाहर तुम्हें जगह बड़ी दिख सकती है, लेकिन यहाँ की प्रोडक्शन अभी भी टाइट है। और जो ट्रेड रूट को तुम बनाना चाहते हो उसे बनाने के लिए तुम्हें हमारे टेरिटरी को क्रॉस करना होगा। कोल्ड एयर बैरियर को बंद करना आसान है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे घरों को डिसअपियर कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर ट्रेड रूट को बनाने नहीं दे सकते। लॉयड कहता है ये थोड़ा स्ट्रेंज है। क्या तुमने ये कहा है कि तुम्हारे पास फूड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम होता है और अगर तुम यहाँ के लैंड से बाहर जाते हो तो तुम वहाँ पर ज्यादा फूड को प्रोड्यूस कर पाओगे, जिससे तुम्हारी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी। क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं है? आर्टिन्स कहती है हमें उस क्वेश्चंस को सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने मेंशन किया था, हमारे एंसेस्टर्स ह्यूमंस को खाते थे क्योंकि हम देखने में भी डरावने डीमंस थे और जो भी ह्यूमन हमें देखता है वो डर जाता है, जिसके बाद वो वॉयलेंस के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे हम ह्यूमंस के साथ अच्छे इंटेंशन के साथ बात करने के लिए जाएं, तब भी वो फाइटिंग के साथ ही एंड होता है। और जब से हमें क्रीडोस ने ये ऑर्डर दिया है कि हमें ह्यूमंस पर कभी भी अटैक नहीं करना है, लेकिन हम वो कभी भी चेंज नहीं कर पाए जो फियर ह्यूमंस को हमें देखकर होता है। जैसे कि हम पास्ट में ह्यूमंस को खाते थे, उस क्राइम के लिए हम अभी तक सफर कर रहे हैं। और जब इस सॉइल में कोई भी प्लांट नहीं होगा तब भी हमें इस बैरियर के अंदर ही रहना होगा। लेकिन प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमें इस फेट के बैरियर से बचा लीजिए। दूसरे दुनिया से आए हुए हीरो। लॉर्ड कहता है मैं यहाँ पर दूसरे दुनिया से आया हूँ, लेकिन मैं एक हीरो नहीं हूँ। मैं एक ग्रीडी इंसान हूँ जिसको यहाँ पर एक ट्रेड रूट को बनाना है। और तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? क्या डीमन ये लैंड के बाहर सेफली रह सकते हैं? और अगर वो रह सकते हैं तो क्या तुम इस बैरियर को यहाँ से निकाल दोगी और मुझे यहाँ की लैंड दे दोगी? आर्टिन्स कहती है ऐसी ही बात है। लॉयड सोचता है मुझे डीमंस के फियर को इस दुनिया से निकालना होगा, लेकिन जब भी ह्यूमंस डीमंस को देखते हैं वो लड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी लॉयड कहता है क्या तुमने मेरे माइंड को पहले ही पढ़ लिया है? जल्दी से अपने पूरे सामान को पैक कर लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आर्टिन्स कहती है अभी तुमने जो मुझसे कहा है मैं वो समझ गई हूँ, लेकिन हमें ये पहले टेस्ट कर कर देखना होगा कि ये हो सकता है या नहीं। लॉयड कहता है लेकिन आर्टिन्स कहती है मैं 5th हूँ। लॉयड कहता है मुझे माफ कर दो, मैं 8 हेवनली किंग्स की वजह से कंफ्यूज हो चुका हूँ। आर्टिन्स कहती है नंबर्स के बीच में ऐसा होते ही रहता है। लॉयड कहता है तुम कितने एक्सटेंट तक अपने एबिलिटीज के साथ किसी और के माइंड को रीड कर सकती हो? आर्टिन्स कहती है मेरी एबिलिटी वैसे काम नहीं करती है। मेरी एबिलिटी ऐसी है कि मैं फ्यूचर में थोड़ा देख सकती हूँ और मैं जब किसी को देखती हूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि वो आगे क्या करने वाला है। और तुम मुझे ऐसा समझ सकते हो जैसे कि मैंने इस कन्वर्सेशन को पहले ही एडवांस में देख लिया है और कई साल पहले क्रीडोस ने ये एबिलिटी को यूज किया था। जब वो आसमान में देखता था तो उसे क्लाउड्स के मूवमेंट के बारे में पता चल जाता था, जिससे उसने फार्मिंग को स्टार्ट किया है। लॉयड सोचता है उसका मतलब ये एक वेदर फोरकास्ट एबिलिटी थी, लेकिन क्यों डीमन किंग ने अपने स्किल्स को फार्मिंग के लिए यूज किया होगा? और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम स्किल को हम किसी इंसान के मूवमेंट्स को रीड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तभी लॉयड एकदम से कहता है तुम्हारे फोरकास्ट एबिलिटी से तुम कितने आगे फ्यूचर में देख सकती हो? आर्टिन्स कहती है
अनफॉर्चुनेटली मैं उतना आगे नहीं देख सकती हूँ जितना कि तुम सोच रहे हो। अगर मैं किसी चीज को बिना ब्लिंक करे देखती हूँ तो मैं उतना ही फ्यूचर उसका देख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ये स्किल ह्यूमंस पे यूज करती हूँ और उन्हें लगातार 5 मिनट देखने के बाद मैं उनके 24 आवर्स के फ्यूचर को देख सकती हूँ। लॉयड कहता है, क्या तुम एक्सीडेंट जैसी चीजों को भी देख सकती हो और क्या तुम ये भी देख सकती हो कि एक्सीडेंट में कोई मरने वाला है? आर्टेंस कहती है, क्या तुम मुझे ये फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमिनन की वजह से पूछ रहे हो जिसकी वजह से तुम मिसफॉर्चून को कुछ समय के लिए होने से रोक पाओगे? लॉयड सोचता है, मुझे यहाँ से रोशनी दिख रही है, मैं आखिरकार उनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे से ज्यादा क्लोज है, और जब तक मैं इसका रूट कॉज भी ढूंढ लूंगा और इसका सोल्यूशन भी निकाल लूंगा। आर्टेंस कहती है, लेकिन मैं तुम्हें तभी हेल्प करूंगी अगर तुम मेरे लोगों को फ्री करते हो और मैं यहाँ पर एक डिक्टेटर बनकर इन सबको यहाँ से निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सारे डिमंस को अच्छा नहीं लगेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनूंगी जो इसे प्रूव कर कर दिखाएगा कि इस जगह के बाहर भी एक बड़ी सी दुनिया है जहाँ पर सारे डिमंस पीसफुली रह पाएंगे। लॉयड कहता है, हे किड, क्या तुम अभी भी मुझसे डरी हुई हो? मुझे माफ कर देना, मैं कुछ देर पहले थोड़ा जल्दी में था। चलो लिटिल किड, चलो चलकर देखते हैं कि तुम्हारा नया घर कहाँ पर होगा। छोटी डीमन लॉर्ड को देखकर रोने लगती है और वो कहती है, मुझे जाना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। जेवियर कहता है, तुम उसको क्यों डरा रहे हो? तुम सच में मीन हो। लॉर्ड कहता है, मैंने यहाँ पर क्या किया है? मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। जेवियर कहता है, क्या तुम हमारे साथ बाहर की वर्ल्ड को देखना चाहती हो? जिसको सुनने के बाद छोटी डीमन अपना सर हिलाने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं सभी योंग योंग के साथ डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड को जा रहे होते हैं। आर्टेंस कहती है, इसका नाम लीला है। सारे डीमन चिल्ड्रंस के अंदर ये सबसे ज्यादा ह्यूमन से डरती है और तुमने ये जरूर सुना होगा कि डीमंस कभी कभी ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं। लॉयड कहता है, हाँ, जैसे कि वहाँ पर प्रूफ नहीं था तो मैं ये एक रूमर समझता था। आर्टेंस कहती है, ये एक रूमर नहीं है, सारे डीमंस फोर्स बैरियर के आर पार आराम से जा सकते हैं। जिसके साथ ही हम लीला की स्टोरी देखते हैं जो किसी ह्यूमन फैमिली को देख रही होती है। लीला सोचती है, मुझे बड़े डीमंस ने कहा था सारे ह्यूमंस डरावने होते हैं और मुझे कभी भी उनके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है? वो दिखने में बहुत काइंड है। और हम 2 ह्यूमन बच्चों को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ के छोटे चाइल्ड पर बॉल गिर जाता है, जिसको देखकर बड़ा चाइल्ड और लीला हंस रहे होते हैं। और जब ह्यूमन वर्ल्ड में स्नो गिरता है तब ह्यूमंस को खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है और उन ह्यूमंस की ये हालत को देखकर लीला जल्दी से डीमन वर्ल्ड को चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं लीला ने डीमन वर्ल्ड से कई सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स को इन ह्यूमंस के लिए लाया हुआ होता है। तभी वहाँ की वुमेन चिल्लाकर कहती है, यहाँ पर एक डीमन आया है, डीमन। और हम उस आदमी को देखते हैं जो लीला पर आग से हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी लीला उस आदमी को देखकर वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी चिल्लाकर कहता है, ये एक डीमन है, डीमन यहाँ से बचकर भाग रहा है। तभी वो पूरी बात पूरे गांव में फैल जाती है। वहाँ के लोग कहते हैं, वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, वो एक मॉन्स्टर है, उस डीमन को पकड़ लो वरना वो यहाँ पर कहीं डीमंस को ला लेगी। उधर देखो, वो वहाँ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी ने लीला को घेर लिया होता है। तभी वो आदमी कहता है, डीमन, तुम मेरी फैमिली के साथ क्या करने वाले थे? वहाँ के लोग कहते हैं, उसे अभी मार दो, वो लोग इंसान को खाते हैं, उसे जल्दी से मार दो, उसे मार दो। जिसको सुनने के बाद लीला वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वहाँ के सभी लोग लीला को देखकर डर जाते हैं। आर्टेंस कहती है, हम डीमंस क्रीडोस की बातों को हमेशा याद रखते हैं और उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ह्यूमंस पर अटैक करना नहीं चाहिए। जिसके साथ ही हम लीला को देखते हैं जो वहाँ से रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। लॉयड कहता है, एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर मैं सच कहूँ, मैंने पहले भी ऐसे कई सारे स्टोरीज को सुना हुआ है और अभी से ऐसे आउटडेटेड स्टोरी को फ्रंटेरा कंट्री हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके साथ ही हम सभी को देखते हैं जो फ्रंटेरा कंट्री को आ गए होते हैं। लीला सोचती है, ये एक ह्यूमन विलेज है, मुझे डर लग रहा है। लॉयड कहता है, मैंने तुम्हें कई समय बाद देखा है, तुम कैसे हो? और कहता है, मैं ज्यादा समय मलिका के साथ रहता हूँ,
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बल्क हो चुका हूँ और मुझे अपनी बॉडी को जल्दी ही कट करना चाहिए। लीला भी ऑर्क को देखकर चौंक जाती है क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में उसे ऑर्क दिखा था। लीला कहती है ह्यूमन विलेज में डीमंस ऐसे क्यों चल रहे हैं? आर्टेंस कहती है वो डीमंस नहीं है, वो ऑर्क्स हैं। लीला सोचती है इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तभी लॉयड के आगे स्केलेटन स्क्वाड आ जाती है। मास्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। लॉयड कहता है तुम लोग थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो? और ड्रैगन किंग को उठाने के लिए क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है? तभी हम वहाँ पर सोलिडस को देखते हैं जो उनके ऊपर से जा रहा होता है और वो कहता है मैं आज लेट हो चुका हूँ। तभी हम लीला को देखते हैं जो लॉर्ड को बुलाती है और कहती है मिस्टर, ऐसा लगता है कि तुम भी एक डीमन किंग हो, तुम्हारे फेस को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। लॉर्ड कहता है मेरे फेस में क्या बुराई है? व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है मास्टर लॉर्ड, आप आ चुके हो। लॉर्ड कहता है लेकिन तुम दोनों ऐसे रेडी होकर क्यों हो? व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है क्या आज वेडिंग सेरेमनी है? क्या आप यहाँ पर इसे अटेंड करने के लिए नहीं आए हो? लॉर्ड कहता है हाँ, वेडिंग सेरेमनी। लीला सोचती है ये एक रियल इंसान है। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर ये देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर डीमन आए हुए हैं और वो कहता है वो हॉर्न्स, क्या तुम डीमन हो? आर्टेमिस कहती है तुम सही हो। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है वो तो मुझे दिख रहा है। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो कहता है क्या तुम्हें ये बात पता है यहाँ पर ऐसे मैंटिस है जो एक फ्लावर की तरह दिखते हैं? टर्मिस कहता है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता और इस तरह का मैंटिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तभी फ्रंटेरा कंट्री के लोग लॉर्ड को देखते हैं और वो कहते हैं मास्टर लॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं, वेडिंग सेरेमनी अभी शुरू होने ही वाली है। तभी एक फार्मर कहता है ये कितनी प्रिटी चाइल्ड है, तुम कहाँ से आई हो? लीला कहती है पांटेरा माउंटेन, क्रीडोस। फार्मर कहता है तो तुम एक डीमन की डिसेंडेंट हो, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ और तुम मुझे चार्ली बुला सकती हो। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा कहता है मैंने उस लड़की को आज तक यहाँ पर नहीं देखा है, लगता है कि वो हमारी एज की है। छोटी बच्ची कहती है ये तो परफेक्ट है। छोटा बच्चा कहता है क्या तुम्हें सॉकर पता है? छोटी बच्ची कहती है मास्टर लॉर्ड ने हमें ये सिखाया है, इसमें सच में मजा आता है। मास्टर लॉर्ड, क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं? हमारे साथ खेलने के लिए सभी प्लेयर्स नहीं है। लॉर्ड कहता है तुम ये बात मुझे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें ये उससे पूछना चाहिए। तभी छोटा बच्चा कहता है क्या तुम हमारे साथ खेल रही हो, जल्दी से बोलो। छोटी बच्ची कहती है हमें टाइम वेस्ट करने वाले लोग पसंद नहीं है। लीला कहती है लेकिन मेरे पास हॉर्न और स्ट्रेंज स्किन कलर है। तभी वो छोटी बच्ची लॉर्ड के स्टाइल में कहती है तुम शो ऑफ करना बंद करो, यहाँ पर ये सभी चीजें कॉमन है, तुम बकवास करना बंद करो और ये कह दो कि तुम खेलने वाली हो या नहीं। जिसके बाद हम लीला को देखते हैं जो आर्टिन को देख रही होती है। तभी आर्टिन्स लीला का हाथ छोड़ देती है, जिसके साथ ही हम लीला को देखते हैं जो सभी बच्चों के साथ खेलने के लिए वहाँ पर चले जाती है। लॉर्ड कहता है एक डीमन फिर भी डीमन ही होता है, तो मैं ये बात पक्का से नहीं कह सकता हूँ कि ये काम करेगा। आर्टिन्स कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं इस बात पर पक्की हूँ जो विलेज तुमने यहाँ पर बनाया है उसमें इस दुनिया का गुस्सा और नफरत नहीं है। तभी हम लीला को देखते हैं जो सॉकर के बॉल को इतना जोर से मारती है जिससे वहाँ के टावर का टॉप उड़ जाता है, जिसको देखकर लीला डरने लगती है। तभी छोटी बच्ची कहती है ये तो शानदार था, तुम हमारी टीम की स्टार प्लेयर हो। वहाँ के दूसरे बच्चे कहते हैं वो हान गर्ल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लीला सोचती है अगर मैं यहाँ पर रहती हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा। तभी हम मार्टिन्स को देखते हैं जो लॉर्ड के आगे बैठ जाती है और वो कहती है प्लीज हमारे ट्राइब को लीड कीजिए, हमारे नए डीमन किंग लॉर्ड फ्रंटेरा। लॉर्ड कहता है क्या? तभी हम देखते हैं आर्टेन्स के पास से कई सारी एनर्जी लॉर्ड के अंदर जाने लगती है। सिस्टम कहता है ये एक स्पेशल अचीवमेंट है, तुमने आर्टिन 5th के पास से ऑफिशियली डीमन किंग की पोजीशन को ले लिया है और डीमन किंग की जो पावर है वो सिस्टम के पावर से अलग है जो अभी एक्टिवेट हो रहा है। और हम लॉर्ड को देखते हैं जिसके अंदर डीमन किंग की पावर आ रही होती है। सिस्टम कहता है ये डीमन किंग की अथॉरिटी है और अभी तुम पूरी तरह से एक डीमन किंग बन चुके हो। लॉर्ड कहता है क्या? मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूँ?
सिस्टम कहता है लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि तुम एक डीमन किंग हो। लॉयड कहता है क्या बस इतना ही? सिस्टम कहता है मुझे भी इतना ही लगता है। जेवियर कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर पहले से अभी कुछ भी चेंज नहीं आया है। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है उसने ये कहा है कि मास्टर लॉयड अभी एक डीमन किंग है। दूसरा आदमी कहता है क्या वो पहले से ही डीमन किंग नहीं थे? पहला आदमी कहता है लेकिन ये तो सेम है। लॉयड कहता है तुम सबने मुझे आखिरकार कैसे देखा है? जेवियर कहता है क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? अब मैं इसके आगे और कुछ नहीं कह सकता हूँ। लॉयड कहता है आर्टेमिस, मैं डीमन किंग बनने के काबिल नहीं हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता है अगर मेरे जैसे यहाँ पर 10 लोग भी आ जाएं, तब भी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। आर्टेमिस कहती है पावर स्ट्रेंथ से नहीं आती है, लेकिन ये काम करने के काबिलियत से आती है। सिस्टम कहता है सारे डीमंस को डीमन किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, चाहे वो ऑर्डर लेबर का काम करना क्यों ना हो। लॉयड कहता है तो चलो, अगर ये बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं डीमन किंग बन जाता हूँ। जिसके बाद हम वहाँ पर कुगा और एमिली की शादी को देखते हैं, जिसको आर्टेमिस और लीला भी खुशी से देख रहे होते हैं। जेवियर कहता है तुम्हारे हॉर्न्स रैंडमली आ और जा रहे हैं। लॉयड कहता है वो तो मुझे भी पता है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं जो सोचता है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के नोवेल के पहले पार्ट में काउंट क्रीमो जेवियर को पूछता है फ्रंटेरा फैमिली के गिरने के बाद वहाँ के सर्वेंट्स का क्या हुआ था, जिसका जवाब जेवियर बहुत ज्यादा मुश्किल से कहता है वहाँ के सभी वर्कर्स को स्लेव की तरह बेच दिया गया था, लेकिन अभी एमिली की फेट चेंज हो चुकी है। लॉयड कहता है चलो जेवियर जल्दी से अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं। जेवियर कहता है हाँ मास्टर लॉयड। जिसके बाद वो योंग के साथ पैंटेरा माउंटेन्स को चले जाते हैं और जब सारे डीमंस ने लीला और आर्टेमिस के बात को सुना था तो सभी वहां से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद सारे डीमंस ने जाने की तैयारी को कंप्लीट कर लिया था और हम डीमन किंग के कैसल के नीचे देखते हैं जहां पर एक आर्टिफैक्ट था जिसका नाम टी बोन हक होता है और वो पैंटेरा माउंटेन पर एक बैरियर को बनाकर रखता है। लेकिन मुझे ये बात अभी भी पता नहीं है कि इन्हें ऐसे स्ट्रेंज नाम कैसे मिलते हैं। जिसके बाद हम आर्टेमिस को देखते हैं जो टी बोन हक के साथ पैंटेरा माउंटेन्स के बैरियर को हटा देती है। लॉयड सोचता है इनके इफेक्ट्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये पक्का एक ड्रैगन का काम होगा। आर्टेमिस कहती है डीमन किंग, मैं टी बोन हक को आपको एक प्रेजेंट के तौर पर देना चाहती हूँ और इससे आप आर्टिक विंड को कभी भी और कहीं भी बना सकते हो। लॉयड कहता है बहुत खूब, मुझे इसे यूज करने के लिए एक अच्छी जगह पहले से ही पता है। लॉयड कहता है सारे डीमंस मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी से तुम सभी 1 साल के लिए यहाँ से फ्रंटेरा कंट्री तक एक ट्रेड रूट को बनाओगे। तभी हम आर्टेमिस को देखकर ये समझ जाते हैं कि इसने अपने वेदर फोरकास्टिंग एबिलिटी को यूज नहीं किया था। लॉयड सोचता है मैंने ये बात पहले सुनी थी, डीमंस जो ज्यादातर भूखे रहते थे वो बिना खाए भी ज्यादा काम कर सकते हैं और सबसे वीक डीमन भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्क के जितना पावरफुल होता है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं ऐसे पावरफुल वर्कफोर्स को ऐसे ही छोड़ दूं। डीमन कहता है लेडी आर्टेमिस द फिफ्थ, आपने तो कहा था कि एक काइंड हार्टेड इंसान है। आर्टेमिस कहती है अब मैं क्या कहूँ, वो आखिरकार एक डीमन किंग है। दूसरा डीमन कहता है लेडी आर्टेमिस क्या आप सच में ऐसा कह रही हो? लॉयड सोचता है अभी हमारे पास 3000 डीमंस की स्ट्रेंथ है और हम ट्रेड रूट के कंस्ट्रक्शन को जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ के टाइम को फ्रीज कर यहाँ के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये काम 1 साल तक चलने वाला है, जिसके लिए मुझे पहले थोड़ी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ये एक छोटा विलेज है जहाँ पर हम 1000 वर्कर्स को 1 साल तक के लिए फीड कर सकते हैं और जैसे कि मैं टाइम को फ्रीज करने वाला हूँ तो मुझे जल्दी से सारे फूड को इस विलेज में ला लेना चाहिए। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो सारे डीमंस के आगे आ जाता है। लॉयड कहता है ट्रांसफॉर्म लॉयड डीमन किंग, जो कहकर लॉयड वहाँ पर डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लॉयड सोचता है मैं ये बात सोच रहा था कि मैं इसे कैसे यूज करूं, लेकिन अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड आप प्लीज ऐसा फिर मत करिए, ये हम सबके लिए एम्बैरसिंग है। लॉयड कहता है
क्या तुम्हें ये इतना ही पसंद नहीं आया है? जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, ऐसा नहीं है कि आप एक छोटे बच्चे हो। लॉयड कहता है, तुमने आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की है। ऐसा लगता है कि ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। जब मैं डीमन या डीमन किंग कहता हूँ तभी ये इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण मैं तुमको कूल और पावरफुल लग सकता हूँ। और मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि आर्टिन्स को भी ये पता होगा। लॉयड आर्टिन्स को देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे जेवियर की बात को अग्री कर लेना चाहिए था। लॉयड सोचता है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी परफॉर्मेंस को नहीं दे पाया। डीमंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या तुम लोग मुझे रिस्पॉन्ड करने वाले नहीं हो? और क्या तुम्हें मेरे विंग्स और हॉर्न नहीं दिख रहे हैं? मैं तुम्हारा डीमन किंग हूँ। सारे डीमंस कहते हैं, हाँ हाँ हमें पता है। लॉयड कहता है, क्या डीमंस हमेशा ऐसे ही एक्ट करते हैं? लेकिन आर्टिन फिफ्थ लॉयड के अपीयरेंस को देखकर शर्माने लगती है। लॉयड कहता है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, मुझे इग्नोर मत करो, मैं ऐसा और ड्रामा नहीं करने वाला। आर्टिन्स कहती है, मैं ये बात पक्के से नहीं कह सकती हूँ कि वो हमारी हर बात को ऐसे ही मान लेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग डीमन को ही डीमन किंग बनाया जाता है और पावर उसके पास से आती है जो उस रोल के काबिल होता है। लेकिन ग्रेट क्रीडोस के बाद जो एरा आया है उसमें सारे डीमंस एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और जैसे कि मैंने तुम्हें एक्नॉलेज कर डीमन किंग बनाया है तो वो सारे तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। लेकिन उन सबका एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। लॉयड सोचता है, अगर इनका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो वो एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे और मुझे ये प्रूव करना होगा कि मेरे ऑर्डर्स के पीछे एक रीजन है, लेकिन ये करने में टाइम लग जाएगा। लॉयड कहता है, क्या होगा अगर मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को हरा देता हूँ? तब सभी मेरे बातों को सुनेंगे, है ना? आर्टिन्स कहती है, अनफॉर्चुनेटली फिजिकल डुएल्स को करने से क्रीडोस ने रोका है, लेकिन हमारे पास एक ऑफिशियल डुएल है जिसको किंग क्रेडोस ने करने के लिए हमें अलाउ किया है, जिसको करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग और इंस्टेंट सोचने की काबिलियत चाहिए। और इसी के साथ ऐसे सिचुएशन में तुम्हें लाइट स्पीड रिएक्शन को देना होगा जिससे तुम सारे मोमेंट्स को देख सको। और इस डुएल को तुम तभी जीत सकते हो जब तुम्हारे पास ये सारे स्किल्स होंगे। और इस डुएल का नाम है रॉक पेपर सीजर। जो पहले आउट करता है वो इस डुएल को जीत जाता है। लॉयड सोचता है, क्या ये एक कोरियन गेम नहीं है? और क्या नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का ऑथर या फिर क्रेडोस दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है? लॉयड कहता है, तो फिर ठीक है, अगर मैं इससे उनको कन्विंस कर सकता हूँ तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ओ सारे डीमंस, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए काम करो। और उसी के साथ मैं इस बात पर कॉन्फिडेंट हूँ, अगर तुम मेरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करोगे तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा, लेकिन वो काम कराने के लिए मुझे पहले तुम्हें कन्विंस करना होगा। तो अभी के लिए मैं तुम सबको डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम सबको खुशी से मेरे कंस्ट्रक्शन को हेल्प करना होगा। सारे डीमंस में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आगे आ सकता है। तभी एक डीमन आते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि डीमन किंग की अथॉरिटी अभी गिरने वाली है। वहाँ के सारे डीमंस कहते हैं, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। लीला रोते हुए कहती है, प्लीज इसे रोक दीजिए, डीमन किंग एक अच्छा इंसान है। तभी एक डीमन कहती है, ये एक सीक्रेट डुएल है, सिवाय इसे देखने के हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। जेवियर कहता है, ये आखिरकार किस तरह की डुएल है? आर्टिन्स कहती है, इसे खेलने के लिए तुम्हें पहले बेसिक रूल्स को जानना होगा। पहले जिसे रॉक कहते हैं वो इस पूरी दुनिया को शेक कर सकता है। दूसरा जिसे सीजर्स कहते हैं उससे हम स्काइस को भी कट कर सकते हैं। और तीसरा जिसे पेपर कहते हैं उसे एक क्लॉथ कहते हैं। जेवियर कहता है, ये पेपर इतना वीक क्यों है? आर्टिन्स कहती है, क्योंकि ये क्रीडोस ने हमें सिखाया था, क्योंकि रॉक सीजर को हरा देता है, जिसके बाद सीजर पेपर को हरा देता है, और सबसे लास्ट पेपर रॉक को हरा देता है। और जो भी इस गेम का प्लेयर होता है उसे रॉक पेपर सीजर जोर से कहना होगा। और उसी के साथ हर प्लेयर को 3 वेपन में से 2 वेपन को अपने हाथ से दिखाना होगा। जिसके बाद जब प्लेयर कहता है
तुम अपना वेपन दिखाओ, तब हमें 2 वेपन में से एक वेपन को दिखाना होगा और जो वेपन छूट गया है वो उनके लिए एक फाइनल चॉइस हो जाएगी और हम लास्ट बचे हुए वेपन से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा। और आप सबको पता है कि रॉक पेपर सीजर गेम कैसे खेलते हैं। जेवियर सोचता है ये ऐसा लगता है कि एक छोटे बच्चों का गेम है, लेकिन ये डुएल से हम ये कह सकते हैं कि ये डुएल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। जेवियर उन दोनों को देखकर सोचता है ये दोनों के दोनों स्वॉर्ड मास्टर लेवल के हैं। रॉक पेपर सीजर। जेवियर सोचता है ये मसल के हर मूवमेंट को चेंज होते हुए देख सकते हैं और हम ओपोनेंट की ब्रीथिंग और मूवमेंट्स को देखकर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। किम सुहो, तुम इस बार जीतने के लिए किस तरह की ट्रिक यूज करने वाले हो? आर्टिन्स कहती हैं दोनों वॉरियर्स अपने आप को रेडी कर लो। रॉक पेपर सीजर। तभी हम लॉर्ड और डीमन को देखते हैं जो वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। जेवियर सोचता है रुक जाओ, उन दोनों का मसल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि दोनों सीजर्स को ले रहे हैं, जिसके बाद सिर्फ ड्रॉ के हमारे पास कोई भी और चॉइस नहीं रहेगा। क्या इसे रूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है? लेकिन क्यों? तभी लॉर्ड वहाँ पर चिल्लाकर कहता है सीजर्स। जिसके साथ ही हम डीमन रेडॉन को देखते हैं जो लॉर्ड की फेस को देखकर कहता है ये क्या है, ये किस तरह की फेस है, जो कहकर वो अपने 2 हाथों को खोल देता है जिसको इस गेम में पेपर कहते हैं। लॉर्ड कहता है तुम किस वेपन को ड्रॉप करना चाहते हो? तभी रेडॉन ये समझ जाता है कि वो इस डुएल में हार चुका है, जिसके बाद वो लॉर्ड के आगे वहाँ पर बैठ जाता है। जेवियर सोचता है इसने यहाँ पर पक्का चीटिंग को किया है। आर्टिन्स कहती थी हमने ये लेजेंड को हमेशा सुना है कि यहाँ पर एक वॉरियर आएगा जो बिना किसी वेपन को ड्रॉप करे इस डुएल को जीत जाएगा, तो ये मास्टर लॉर्ड थे। जेवियर कहता है ये किस तरह का लेजेंड है? हाँ ये कर लो पहले। तभी रेडॉन डीमन कहता है सारे डीमंस डीमन किंग के आगे बैठ जाओ। लॉर्ड कहता है एक ट्रू डीमन किंग की तरफ से मैं तुम सबको ये ऑर्डर देता हूँ कि अब इस मूवमेंट से सारे डीमंस इस माउंटेन को कट करने का काम शुरू कर देंगे। जेवियर सोचता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि इस तरह मत करो।